अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें पता है कि आइडियल गैस लॉ जो कि कहता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एन एम वी स्केयर। एंड जो था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल and v is the mean square velocity of all the molecules। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेटिंग करने से हमें मिलेगा इस तरफ एन आर टी 1/3 एन एम वी स्केयर। ये वी स्केयर जो है रूट मीन स्केयर वेलोसिटी भी हो सकती है। अब हमें क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, इसलिए हम मास और वेलोसिटी को एक साइड पे ले आएंगे और एन और 3 को दूसरी साइड पे, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, 3 एन आर टी ओवर एन हो जाएगा। अब इसमें जो है ये एन है, एन मैंने आपको कल भी बताया था कि वो आइडियल गैस लॉ में नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो इक्वेशन में जो एन ओवर एन है, इसको हम 1 ओवर एवोगैड्रोस नंबर लिखेंगे क्योंकि ज़ाहिर है इन्वर्स है। अब ये इक्वेशन बन जाएगी वी आर एम एस स्केयर इज इक्वल टू 3 आर टी ओवर एन ए। यहाँ से हम रूट मीन स्केयर भी निकाल सकते हैं, यानी कि ये मास को अगर हम इधर ले जाएं और ठीक है इधर ले आए और स्केयर जो है उसको अंडर रूट के साथ ख़त्म कर दिया, तो ये हमारी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी निकल आएगी, जिसे हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। फिलहाल हम इक्वेशन को यहाँ से देखें अगर, तो यहाँ पे है जो आर है, ये आर होता है गैस कांस्टेंट, जिसको कल भी बताया था कि ये इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर इनटू के बी। के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं के बी इज इक्वल टू आर ओवर एन ए। तो अब इस इक्वेशन में आर ओवर एन ए को हम के बी से सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी आर एम एस स्केयर इज इक्वल टू 3 के बी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी बनानी है, तो इसलिए हम इसको 1/2 भी चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 इधर आ जाएगा 1/2 एम बी स्केयर और 3/2 के बी टी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि के बी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी गैस का अगर हमें टेम्परेचर पता हो किस टेम्परेचर पे है, तो उससे हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रूम टेम्परेचर पे हम देखें, रूम टेम्परेचर में टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है, और यहाँ से अब हम के बी टी की वैल्यू निकालें। के बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी एक कांस्टेंट की वैल्यू पता है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जॉल पर केल्विन, और टेम्परेचर 300 केल्विन, तो ये हमारे पास आ जाएगा जॉल्स में आंसर। फॉर सच ए स्मॉल क्वांटिटी जॉल जो है वो बड़ा यूनिट हो जाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज़ करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जॉल। और यहाँ पे बुक में जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन भी है। ये एक काइनेटिक एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, बुक में ये डेफिनेशन यहाँ पे आएगी तो हम उसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब हम इसको जॉल पर केल्विन जो है के बी की वैल्यू, इसको करते हैं कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास के बी जो आएगा वो आएगा 8.62 इंटू 10 की पावर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। अब वही रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे हम इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आएगा 0.02586, जिसको राउंड ऑफ करके 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ तक कि बुक ने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हम इस वैल्यू से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास के बी टी की वैल्यू है और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के बी टी था। के बी टी की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी। दिस इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एयर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर।
ठीक है। रूम टेम्परेचर पे हम काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की ये कहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन का जो पॉइंट था उसको हम कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी। एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रेंडमली मूव करते हैं और आपस में कोलिजन भी करते हैं। इस तरह इसमें पोल्यूटेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोल्यूटेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसी वजह से हम क्वालिटी ऑफ एयर को मॉनिटर करते हैं, यानी काइनेटिक थ्योरी जो है उसको यूज़ करते हुए हम एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा है डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें सबसे पहले आता है पॉपकॉर्न कर्नल, यानी कि जो पॉपकॉर्न का दाना होता है, सपोज ये एक दाना है, इसमें जो होता है काफ़ी सारा मॉइस्चर ऐसे ट्रैप होता है ऑलरेडी। जैसे ही हम इस दाने को हीट अप करते हैं, हीट देते हैं, तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो रेंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं और तेज़ी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये आउटर कवरिंग जो होती है वो रप्चर हो जाती है और इसके साथ ही इसका जो इनसाइड जेलेटिनस स्टार्च होता है वो बाहर आ जाता है, जिसे हम एक्चुअली पॉपकॉर्न कहते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी हमें यही बताती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी हमारी एग्जांपल है कार टायर की। जब कार टायर में यहाँ से अगर हम कहें कि एयर पंप की जाती है तो इसमें क्या होगा कि टायर में एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब वो ज़्यादा आपस में कोलिजन करेंगे। कोलिजन ज़्यादा होगी तो इधर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। यही प्रेशर जो होता है वो टायर को हार्ड रखता है और कार के वेट को ये बियर करता है। तो जो है कोलिजन, काइनेटिक थ्योरी हमें ये बताती है कि कोलिजन की वजह से ही गैस का प्रेशर इंक्रीज़ होता है। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब बुक से देखें तो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस, वी हैव कैलकुलेटेड द प्रेशर ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल विद एन मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग द गैस ला PV इज इक्वल टू NRT एंड काइनेटिक थ्योरी। जो प्रेशर का फार्मूला निकाला था वही, उनके ज़रिए हम आगे इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। हाउएवर M/M इज सिंपली एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज Na। ये वही है जो नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले बताए थे, यानी पहले इसको बुक में N से मेंशन किया था और अब यहाँ पे उन्होंने M से मेंशन किया है। पहले हमने लिया था स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और इसको इन्होंने बस वही कैपिटल N की जगह कैपिटल M डाल दिया है और स्मॉल n की जगह स्मॉल m यूज़ किया है। आप वो n भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। द गैस कांस्टेंट R इज रिलेटेड विद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एवोगैड्रोस नंबर KB इज इक्वल टू R/Na। अब ये आगे डेरिवेशन है सेम जैसे मैंने बताई थी वैसे ही है। इसमें से VRMS भी निकाला है, रूट मीन स्क्वायर, और उसके बाद एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अब लास्ट पैराग्राफ से हम पढ़ते हैं। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस इज गिवन बाय सिंपल कांस्टेंट टाइम्स द टेम्परेचर। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिंपली दी जा सकती है कांस्टेंट टाइम्स द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। टाइम्स का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। So if this model is accurate, the temperature of gas is a direct of the average translational kinetic energy of its molecules। यानी हम टेम्परेचर से डायरेक्टली जो है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की निकाल सकते हैं। फॉर एन एयर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन, द क्वांटिटी KBT जो है उसकी वैल्यू हम इस तरह निकालते हैं। फॉर सच स्मॉल क्वांटिटी वी यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंस्टेड ऑफ जूल। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड थ्रू ए वोल्टेज डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन ने गेन की बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरह निकल आई है। रूम टेम्परेचर पे इस तरह KBT की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
Example from daily life are popcorn and pressure in tire of a gas. When popcorn kernel is heated, the moisture trapped in popcorn kernel becomes steam. The pressure in the kernel is increased and is ruptured the corn cover, releasing the gelatin starch. अब जब उसमें मॉइस्चर ट्रैप था उसको हीट अप किया तो वो प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से उसकी आउटर कवरिंग जो है वो रप्चर हो गई और अंदर से जेलेटिनस स्टार्च बाहर आ गया. इट बिकम सॉलिड आफ्टर कूलिंग. व्हेन और दूसरी ये कार टायर की एग्जांपल है. व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू द टायर ऑफ कार, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस with the which rises the air pressure inside the tire. We know that more molecules result in frequent molecular collision with tires wall due to limited volume. अब वॉल्यूम वहाँ पे वही रहेगा, कोलिजन ज़्यादा हो गई, प्रेशर इंक्रीज कर गया. द प्रेशर गिव्स द टायर इट्स हार्डनेस एंड बियर्स द कार वेट विदाउट डिफ्लेटिंग. प्रीवियस पेज पर फॉर योर इन्फॉर्मेशन का ये बॉक्स रह गया था जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी भी कह सकते हैं. काइनेटिक थ्योरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड द एटमॉस्फेयर. दिस नॉलेज इज यूज टू डेवलप द सिस्टम टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एयर. यानी एयर के मालिक्यूल जो है वो पोल्यूटेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और काइनेटिक थ्योरी के हेल्प से हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो इस क्वालिटी ऑफ एयर को मॉनिटर कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. काइनेटिक थ्योरी हमें बताती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं और कोलिजन ड्यू टू प्रेशर होती है. इसके अलावा अंडरस्टैंड करते हैं आइडियल गैस प्रेशर एंड गैस लॉस को. अब एक मोल में 6.02 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. इतने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअली स्टडी करना इम्पॉसिबल है क्योंकि हर एक की स्पीड अलग होती है, पोजीशन अलग होती है, डायरेक्शन अलग होती है. इसलिए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को यूज़ करते हैं. डैट यूजेस द प्रोबेबिलिटी थ्योरी. प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं चांस को. ये एग्जैक्टली नहीं बताती कि मॉलिक्यूल कहाँ पे है, बल्कि ये बताती है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का क्या बिहेवियर होगा या मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे. तो फास्ट मॉलिक्यूल जो होती हैं उनकी मोर काइनेटिक एनर्जी होती है, स्लो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी लेस काइनेटिक एनर्जी होती है. इसी वजह से किसी भी सिस्टम में डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स बनते हैं. जैसे लो एनर्जी स्टेट जिसको हम कहते हैं E1, मीडियम एनर्जी स्टेट जिसको E2 कह देंगे और हाई एनर्जी स्टेट जिसे E3 कह देते हैं. अब किसी भी एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए बोल्ट्जमैन ने एक इक्वेशन डिराइव की जिसे कहते हैं बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन. इट डिस्क्राइब्स द डायनेमिक प्रोसेसेस इन गैसेस. डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं यानी कि गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली कोलिजन कर रहे हैं आपस में भी और विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी. उसी को हम उसका डायनामिक प्रोसेस कहते हैं. इसको अंडरस्टैंड करते हुए उसने एक इक्वेशन डिराइव की जिसमें N1 जो है वो है लोअर एनर्जी स्टेट, N2 हायर एनर्जी स्टेट, डेल्टा E इज़ द चेंज इन एनर्जी, KB इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर और E जो है वो यूलर कांस्टेंट है. यानी जैसे पाई होता है उसकी कोई वैल्यू होती है 3.14 वैल्यू होती है, इसी तरह इसकी भी एक वैल्यू होती है. अब बुक में इसको डिटेल से कुछ इसका नेम भी मेंशन है तो इसलिए मैं आपको वैसे बताती हूँ कि ये एक कांस्टेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन ना समझ लें. तो अब जो है इसकी ये साइड इक्वेशन की इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर. ये बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N1 है. यानी N2 हायर एनर्जी स्टेट के डायरेक्ट है, लोअर एनर्जी स्टेट के इन्वर्स है. हम इसको ऐसे देखते हैं कि इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं और जो है ये हायर एनर्जी स्टेट के डायरेक्ट और इन्वर्स है लोअर एनर्जी स्टेट. यानी अगर मैं कहूँ कि फैक्टर की वैल्यू कम है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स इन N2 भी कम होंगे, हायर एनर्जी स्टेट में भी मॉलिक्यूल कम होंगे और मॉलिक्यूल्स इन लोअर एनर्जी स्टेट्स ज़्यादा होंगे. अच्छा, बुक में ना एक लाइन लिखी हुई है कि नंबर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. डेंसिटी जो होती है वो आपको पता है मास ओवर वॉल्यूम है. नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यानी N/V. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है अगर वो इंक्रीज़ होंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा. ठीक है. और अब हम देखते हैं कि वो बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन को बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं, which states as the probability of finding molecules यानी the chance of finding molecules in a particular energy state
वेरीज एक्सपोनेंशियली एज ए नेगेटिव ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय केवीटी। यानी इसको मैं ऐसे बताती हूँ कि द चांस ऑफ फाइंडिंग मॉलिक्यूल इन ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट वेरीज एक्सपोनेंशियली एज द नेगेटिव ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय केवीटी। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है कि एनर्जी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के चांसेस कम होंगे, यानी वहाँ प्रोबेबिलिटी कम होगी मॉलिक्यूल्स की। एनर्जी ज़्यादा तो मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी कम, इस वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो N1 में होंगे यानी लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे, और कम मॉलिक्यूल होंगे N2 में यानी हायर एनर्जी स्टेट में। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट बताया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिलियंस ऑफ कोलिजन करते हैं पर सेकंड, जिसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर, जो कि हमने पहले से प्रूवन किया है कि ई एवरेज इज इक्वल टू 3/2 kBT। यहाँ kB जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, लेकिन उसको यहाँ पे कह रहे हैं गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। Kinetic theory and statistical physics. So far we know that the kinetic theory of gases is used to determine the pressure of ideal gas using the gas laws, assuming the thermal or random motion of molecules. अब मॉलिक्यूल की थर्मल और रैंडम मोशन को यूज़ करते हुए गैस लाज हमने निकाले थे और प्रेशर डिटरमाइन किया था। फॉर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी यूज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। मॉलिक्यूल्स के नंबर बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें पता है 6.02 × 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर के अकॉर्डिंग। तो वो उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट यूजेस प्रोबेबिलिटी थ्योरी। Accordingly, atoms and molecules of a system may exist in different energy states या levels due to the different speed. इनकी स्पीड हर मॉलिक्यूल की अलग होती है, जिसकी वजह से उनका एनर्जी लेवल भी अलग होगा और वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होंगे, जैसे E1, E2 या E3 पर होंगे। Boltzmann derives the Boltzmann kinetic equation. This equation describes the dynamic processes in gases having large number of molecules. अब गैस में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका डायनामिक प्रोसेसेस यानी कि उनकी रेंडमनेस, उनकी रेंडम मोशन, उनकी रेंडम कोलिजन को डिस्क्राइब करते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज आल्सो रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ एटम्स इन 2 लेवल्स। ये 2 लेवल जो है N2 और N1 है, जहाँ पर एक हायर एनर्जी स्टेट है और एक लोअर एनर्जी स्टेट है। वेयर ई जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड जो है उसे कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। N1 and N2 are the population of lower and higher energy states. Delta E is the energy differences between these states. The number density is directly proportional to pressure. अब ये वो लाइन है जो मैंने लेक्चर में बताई थी कि नंबर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। नंबर डेंसिटी क्या थी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस लाइन को यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये है कि एनर्जी स्टेट्स उन्होंने कहा है 2 तरह की हैं, एक हायर एनर्जी है, एक लोअर एनर्जी है। एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और वॉल्यूम वही होगा, और एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है यानी उसकी नंबर डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रेशर के। जिसकी नंबर डेंसिटी ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर भी ज़्यादा, यानी जिस एनर्जी स्टेट में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। This equation is known as Boltzmann distribution law and is important in describing the statistical mechanics of a large number of molecules. It states that, अब यहाँ पे इसकी statement है, the probability of finding a molecule in a particular energy state varies exponentially as the negative of energy divided by kBT. Therefore, more particles reside in lower energy state than in higher ones. अब लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इन ए गैस कंटेनर मॉलिक्यूल अंडरगो बिलियंस ऑफ कोलिजन्स एवरी सेकंड। गैस कंटेनर में मॉलिक्यूल के दरमियान हर सेकंड बिलियंस ऑफ कोलिजन हो रही है। ईच कोलिजन चेंजेस द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल thereby changing the kinetic energy. But kinetic theory concludes that the average kinetic energy at temperature T is this. यानी
हर सेकंड जो है हम कहते हैं उसकी स्पीड भी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी से हमने कैलकुलेट किया कि एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी यही होती है, E इज इक्वल टू 3/2 kBT। और उसमें के बी जो है वो होता है इज इफेक्टिवली द गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन का पॉइंट था, इन 1860 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल डिराइव्ड द एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड विद इन द सिस्टम। यानी जेम्स मैक्सवेल ने एक ऐसी एक्सप्रेशन डिराइव की थी जिसमें उसने बताया था कि मॉलिक्यूल की स्पीड जो होती है किसी भी सिस्टम में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कुछ मॉलिक्यूल स्लो मूव करते हैं, कुछ फास्ट, और एवरेज उनकी एक स्पीड मीडियम रहती है। तो उसने वो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल उस टाइम पे डिस्क्राइब की थी एट थर्मल इक्विलिब्रियम। अबाउट 60 ईयर्स लेटर, जो 60 ईयर्स के बाद एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म टू कंफर्म मैक्सवेल प्रेडिक्शन। उसकी प्रेडिक्शंस को 60 ईयर्स के बाद जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। नेक्स्ट है स्टेलर एवोल्यूशन यानी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। स्टेलर मीन स्टार, एवोल्यूशन मीन चेंजेस विद टाइम। इसमें हम देखेंगे कि स्टार कैसे बनता है, वक्त के साथ कैसे रहता है, और फिर एट द एंड किस में तब्दील हो जाएगा। लाइफ टाइम रेंज इज फ्रॉम फ्यू मिलियन ईयर्स टू ट्रिलियन ऑफ ईयर्स हो सकती है। लाइफ ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ स्टार। अब फॉर्मेशन हम देखें तो इट इज़ फॉर्म फ्रॉम ए बिग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। अब क्योंकि स्टार जो है वो गैस का बना होता है, इसीलिए काइनेटिक थ्योरी जो है वो हमें स्टार के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगी। तो जो ये बिग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट है उसको हम कहते हैं नेबुला या मॉलिक्यूलर क्लाउड। दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोस्टार। अब बुक कहती है कि यही स्टेज जो है वो प्रोटोस्टार है, लेकिन एक्चुअली क्लाउड जो है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसका थोड़ा सा हिस्सा ही होता है जो कि कोलैप्स होकर स्टार बनने के प्रोसेस में जाता है, उसको प्रोटोस्टार कहते हैं। और प्रोटोस्टार का मीनिंग ही होता है बेबी स्टार। अब प्रोसेस में क्या होता है कि कंसीडर ये एक जो है क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट है, तो इसमें जो होगा ग्रेविटी इसके सारे पार्टिकल्स को इनसाइड अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से सारे पार्टिकल जो हैं वो क्लाउड के साइज को डिक्रीज करेंगे। और यानी ग्रेविटी ने अट्रैक्ट किया नेबुला पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से क्लाउड साइज डिक्रीज हो गया और उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम कम होता है तो इसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, जिसकी वजह से उनके दरमियान कोलिजन इंक्रीज होती है। और काइनेटिक थ्योरी हमें बताती है कि जब जब कोलिजन ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इसी कोलिजन की वजह से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे। तो एट द एंड हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर का काम जो होता है किसी चीज़ को एक्सपैंड करना होता है, यानी कि ये उसको इसके मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड की तरफ एक्सपैंड कर रहे हैं। अब ये प्रेशर जो है इसी ग्रेविटी के अपोज काम कर रहा है, जिसकी वजह से दो तरह की यहाँ पे फोर्सेज होंगी। इनसाइड स्टार टू अपोजिट फोर्सेज हैं। एक होती है ग्रेविटी जो कि स्टार को कंप्रेस कर रही है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करती है तो स्टार को कंप्रेस करती है, उसकी वजह से उसका साइज कम हो जाता है। दूसरी फोर्स है गैस प्रेशर, जिसकी वजह से स्टार जो होता है वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है, उसका साइज इंक्रीज होता है और ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग, क्योंकि ग्रेविटी उसको कंप्रेस करती है और कोलैप्स के चांसेस होते हैं और ये कोलैप्सिंग से बचाती है। अब स्टार स्टेबल कब होता है? स्टेबल स्टार एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जब हो ऐसा कि ग्रेविटी इक्वल हो जाए प्रेशर के, तो इस सिचुएशन में जो होता है स्टार स्टेबल हो जाता है, यानी यहाँ पे ना कोलैप्स होगा ना एक्सपेंड करेगा। दिस कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि बताती है कि स्टेबिलिटी स्टार की दिखाएगी। अब इस इक्वेशन में जो P है वो है प्रेशर इनसाइड द स्टार, जो कि ओबियसली फोर्स पर यूनिट एरिया है, एंड डेल्टा P ओवर R जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेडियस। अब कंसीडर करें अगर ये एक क्लाउड है और ये इसका सेंटर है, यहाँ से सेंटर से इसका ये R है, ठीक है, रेडियस है। अब इस पॉइंट पे जो है प्रेशर है P1, इस पॉइंट पे है प्रेशर P2, इस पॉइंट पे है प्रेशर P3। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेडियस जो है वो ये साइड है, ठीक है, डेल्टा P ओवर डेल्टा R। R इज द
डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टार, ठीक है, रेडियस हो गया, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है पहले, एम आर जो है मास विद इन द रेडियस आर, रो इज द डेंसिटी, और जो नेगेटिव साइन है, ये वाला नेगेटिव साइन, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर जो है वो कम होता है इन आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू जी, यानी ग्रेविटी की वजह से प्रेशर जो है जैसे जैसे हम आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएंगे ये प्रेशर डिक्रीज होगा। अब ये ग्रेविटी और प्रेशर जो है स्टेबल होंगे तो स्टार स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन दो सिचुएशन हो सकती हैं अगर ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो, यानी कि अगर मैं कहूँ कि केस 1 ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज कर जाए और इंटरनल प्रेशर कम हो। इस सूरत में क्या होता है, ग्रेविटी जो होती है वो स्टार को कंप्रेस करती है, उसको कोलैप्स करने की तरफ लेके जाती है, तो उसका साइज कम होता है, स्टार कोलैप्स हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी इंटरनल प्रेशर से, इसमें स्टार एक्सपेंड कर जाएगा क्योंकि उसका साइज इंक्रीज हो रहा होता है। अब ये तो हो गई ग्रेविटी और प्रेशर की बात। एक बात मैंने बताई थी कि इसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो जब उस क्लाउड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए विद इन द स्टार कोर, जब उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो अंदर जो हाइड्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई वो कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट होंगे। इसके साथ साथ मैसिव एनर्जी भी रिलीज होगी। यही जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से स्टार जो होता है एक सस्टेन होता है, यानी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और यही जो एनर्जी है इसकी वजह से स्टार को पावर मिलती है और वो शाइन करता है फॉर लाइफ टाइम। अब इस कंटिन्यूस एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से 3 काम होंगे। एक तो ये है कि ये जो है ग्रेविटी के अपोज काम करेगा, यानी कि उसको एक्सपैंड करने की तरफ लेके जाएगा। ग्रेविटी के अपोज कर रहा है, जो ग्रेविटी थी उसको कंप्रेस कर रही थी, ये उसके ऑपोजिट काम करेगा तो स्टार एक्सपैंड कर जाएगा। इसके अलावा यही एनर्जी जो है वो इंटरनल प्रेशर भी इंक्रीज कर रही है और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रही है कंटिन्यूसली उस स्टार का। आगे आता है फॉर्मेशन ऑफ रेड जाइंट। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूजन जो है वो कंटिन्यू है, इस वजह से स्टार का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और कोर की कंपोजिशन भी चेंज हो रही है। क्योंकि पहले हाइड्रोजन थी, अब हाइड्रोजन कम होती जा रही है, वो हीलियम में कन्वर्ट होती जा रही है, इसलिए हीलियम ज़्यादा हो जाएगी और स्टार का मास भी एक्सपेंड कर रहा है। स्टार मास एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली टू बिकम रेड जॉइंट। अब ये एक बड़ा सा रेड जॉइंट बन जाएगा जिसका मास काफ़ी बड़ा होता है। अब अगर स्टार का मास जो है तकरीबन हाफ ऑफ द सन मास हो जाए तो कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, जिस वजह से हीलियम फ्यूजन शुरू हो जाएगी। पहले हाइड्रोजन फ्यूजन थी, अब हीलियम फ्यूजन शुरू हो गई। हीलियम कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन में, जो कि इससे हैवी एलिमेंट्स होते हैं। और अगर बहुत बड़ा स्टार है, मैसिव स्टार हो, इसमें फ्यूजन जो होती है वो कार्बन ऑक्सीजन पे नहीं रुकती, वो मज़ीद फ्यूजन करते रहते हैं और उससे हैवी एलिमेंट बनाते हैं। और सबसे लास्ट पे जो एलिमेंट बनता है सबसे मैसिव स्टार में वो होता है आयरन, ठीक है। अब फाइनल फेट ऑफ स्टार हम देखें तो इट डिपेंड्स ऑन मास। अगर मास कम होगा तो स्टार का फेट कुछ और होगा, उसकी एंडिंग कुछ और होती है। अगर स्टार मैसिव होगा, बड़ा होगा, तो उसकी एंडिंग कुछ और होगी। वैसे प्रोसेस में ऐसा होता है कि विद टाइम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल एंड हो जाता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम उसमें होती है उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टॉप हो जाती है। अब एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। एनर्जी जो थी वो ग्रेविटी के अपोज काम कर रही थी, अब ग्रेविटी जो है वो स्टार को कोलैप्स करना शुरू कर देगी। तो 2 तरह के स्टार होते हैं, एक जो होता है वो लो मास होता है, तो उसको हम पहले देखते हैं उसका प्रोसेस कैसे होगा। लो मास स्टार यानी लो या मीडियम मास के जो स्टार होते हैं, जब उनका फ्यूल ख़त्म होता है, उनकी एनर्जी ख़त्म होती है, तो ऐसे में उसकी जो सेंट्रल कोर होती है वो कंट्रैक्ट कर जाएगी और डेंस हो जाएगी और एट द एंड बन जाएगी एक वाइट ड्वार्फ, ठीक है। ये एक वाइट छोटा सा सितारा ही बन जाएगा जो कि स्टार की रिमेन्स होती हैं। और उसकी जो आउटर लेयर होती है वो टूट फूट जाती है और स्पेस में एक्सपेल हो जाती है। वो एज ए गैसेस का हम कहते हैं क्लाउड की तरह नज़र आती है, जिसको कहते हैं प्लैनेटरी नेब्यूला। वैसे स्पेस में ये कलरफुल गैसेस का ना एक क्लाउड नज़र आता है जिसे प्लैनेटरी नेब्यूला कहते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि स्टार बहुत बड़ा था, मैसिव स्टार था। जब स्टार का मास सन से भी 10 गुना बड़ा था,
ऐसा स्टार जब इसकी एनर्जी ख़त्म होगी, इसका फ्यूल ख़त्म होगा, तो दे अंडरगो एन एक्सप्लोजन कॉल्ड सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, इसमें एक ब्लास्ट होगा जिसमें, अब मैंने बताया था मैसिव स्टार जो होते हैं इनकी वो जो फ्यूजन थी वो कंटिन्यूस होते होते आयरन पे जाकर बस रुकती है। तो इनकी कोर जो होती है वो आयरन की होती है। इनकी आयरन कोर अब कोलैप्स होगी और डेंस रिमेन्स बनाएगी। अब इसकी कोर जो है वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बना देती है या फिर ब्लैक होल। ये डिपेंड करता है कि वो न्यूट्रॉन स्टार बनाएगी या ब्लैक होल, वो कोर के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर कोर का साइज़ थोड़ा सा छोटा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनाएगी, और अगर कोर बहुत बड़ी थी तो वो ब्लैक होल बना देती है। ये न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं इसकी कुछ मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। इस टॉपिक को ये कंप्लीट करने के बाद इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, तो फिलहाल अभी इसका हम पढ़ते हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो है लो मास में वाइट डवार्फ बनते हैं। इसी तरह ही स्पेस में एक और स्टार भी होता है जिसे कहते हैं रेड डवार्फ स्टार, जो कि वाइट जैसा ही छोटा होता है बिल्कुल। एक रेड डवार्फ स्टार नेम से ही पता चल रहा है कि इसका मास जो होगा कम होगा, छोटा होगा। तो लो मास होते हैं लेकिन दे हैव हाईली एफिशिएंट फ्यूल कंजम्पशन, यानी इनके अंदर फ्यूल जो है वो कंजम्पशन उसको ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बहुत स्लो कंजम्पशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की या हीलियम की, जिस वजह से इनकी लाइफ साइकिल या स्लो एवोल्यूशन हो रही है। लाइफ साइकिल इनका स्लो चल रहा है। और अभी तक हमारी यूनिवर्स जो है इतनी ओल्ड नहीं है कि किसी भी रेड डवार्फ स्टार की डेथ देखी जाए, यानी उसकी कंप्लीशन, उसकी ऐसा नहीं देखा गया कि उसके पूरा फ्यूल एंड हुआ, उसकी एनर्जी ख़त्म हुई और उसका एंड क्या बना। तो नो नेचुरल डेथ ऑफ रेड डवार्फ ऑब्जर्व्ड। थ्योरेटिकली साइंटिस्ट का कहना है कि वक्त के साथ ये और हॉट होते जाएंगे, ज़्यादा लुमिनस हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि इनका भी फ्यूल ख़त्म होगा और ये बन जाएंगे लो मास वाइट डवार्फ। नेक्स्ट है पार्सेक। ये एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पेस में स्टार्स बहुत दूर दूर हैं गैलेक्सी में, तो उसके लिए एक लार्जर यूनिट यूज़ किया जाता है। ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स अल्टरनेटिव टू लाइट ईयर। जैसे अर्थ पे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किलोमीटर और माइल्स में, इसी तरह स्पेस में डिस्टेंस को लाइट ईयर और पार्सेक से किया जाता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू 19 ट्रिलियन माइल्स या 31 ट्रिलियन किलोमीटर। Star evolution. The kinetic theory of gases, when extended to the astrophysical system like stars and galaxies, help us understand the evolution of stars in a galaxy or gas atoms in stellar atmosphere. अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ करते हुए जब हमने एस्ट्रोफिजिकल सिस्टम को स्टडी किया तो उसमें स्टार्स और गैलेक्सी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिली, स्टार्स के एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड किया। स्टार एवोल्यूशन डील्स विद द स्टार चेंजेस ओवर द टाइम। स्टार कैन हैव रेंज ऑफ लाइफ टाइम फ्रॉम few million years to trillions of years. The lifetime of a star depends on the mass of star. ये वही बात है कि जो स्टार का मास जो होगा उसी से उसका फेट हम डिफाइन करते हैं। अगर लो मास का होगा तो वो एट द एंड क्या बनता है, उसका फेट कुछ और होता है, और मैसिव स्टार का फेट कुछ और होता है। द मोस्ट मैसिव हैव लॉन्गर लाइफ विच इज इवन लॉन्गर देन द करंट एज ऑफ यूनिवर्स. All stars are formed from the clouds of gas and dust, which are often called nebula or molecular clouds. This is also called a protostar. अब यहाँ पे देखें, ई बुक ने कहा है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोस्टार, लेकिन मैंने आपको बताया प्रोटोस्टार इसमें होता क्या है, क्लाउड का कुछ पोर्शन ही होता है जो कि स्टार बनने के प्रोसेस में जाता है और स्टेबलाइज होता है, उसको प्रोटोस्टार कहते हैं। As the cloud contracts, its density and temperature increase due to the rise in kinetic energy of the particle, because kinetic energy is directly proportional to temperature. After millions of years, these protostars can become a star having achieved a state of equilibrium. The root mean square velocity of gases in the star increase with rise of density. This in turn increase the average kinetic energy and finally temperature increase with time. अब ये वही टोटल स्केच है जो कि मैंने आपको बताया था, जिसमें एट द एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता है और प्रेशर भी इंक्रीज होता है।
फिगर रिप्रेजेंट अ कंपटीशन बिटवीन ग्रेविटी एंड प्रेशर। इसको भी मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे ग्रेविटी उसको इनसाइड पुल करती है। यहाँ पे जो भी एरो जो है इनसाइड जा रहे हैं वो ग्रेविटी की वजह से है, और प्रेशर जो है वो उसको आउटसाइड की तरफ पुल कर रही है। As the temperature increases, the internal pressure also rises. A stable star is formed when the inward gravitational force is exactly balanced by the outward pressure. This condition is described by the hydrostatic equation. Equation है delta P over delta R is equal to minus gm rho divided by R square. This equation ensures that the star neither collapse under gravity nor expand indefinitely. यानी जब ये इक्वेशन स्टेबल होगी तो वो ना कोलैप्स कर रहा है ग्रेविटी की वजह से और ना ही वो प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। P is the pressure inside the star, that is force per unit area. Delta P over delta R is the rate of change of pressure with radius. How pressure changes from center to आउटवर्ड, यानी ये मैंने आपको बताया था कि सेंटर से जाते हुए बाहर की तरफ प्रेशर जो है वो चेंज होता है। स्मॉल r जो है इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टार, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज मास इनक्लोज्ड विद इन रेडियस r and rho is density at radius r. Negative sign indicates the pressure decrease outward while gravity pulls inward. There are two possibilities if the balance between pressure force and gravitational force is not maintained. यानी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा हो सकती है, इंटरनल प्रेशर कम हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरी सिचुएशन में कम होगी, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा। As the temperature within the star core rises, nuclear fusion is initiated, allowing hydrogen nuclei to combine and form helium. अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कोर का, वहाँ पर हाइड्रोजन न्यूक्लियर कंबाइन होकर हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। द प्रोसेस रिलीज एन इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच सस्टेन द स्टार एंड पावर इट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इट्स लाइफ टाइम. The continuous energy production not only maintain equilibrium against gravitational collapse but also leads to the gradual increase in internal temperature. As a consequence, the star begins to expand. अब ये वो 3 पॉइंट हैं जो कि मैंने बताए थे कि कंटिन्यूस एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से एक तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, यानी ग्रेविटेशनल कोलैप्स के अगेंस्ट ये काम करती है, और इसके साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और एट द एंड स्टार जो है एक्सपैंड हो जाता है। With further increase in temperature and changes in core composition, star may expand significantly to become a red giant. अब स्टार में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, कोर कंपोजिशन भी चेंज हो गई, हाइड्रोजन से हीलियम हो गई, तो वो रेड जाइंट बनेगा। एट दिस स्टेज स्टार पोजेसिंग एटलीस्ट अबाउट हाफ द मास ऑफ सन, जब उसका मास जो है सन के हाफ के इक्वल हो जाएगा, आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग हीलियम फ्यूजन इन देयर कोर्स। अब उनकी कोर में हीलियम फ्यूजन शुरू होगी, प्रोड्यूसिंग हैवियर एलिमेंट्स सच एज कार्बन एंड ऑक्सीजन। In more massive stars, the process continue with the fusion of even heavier elements in successive stages. यानी अब वो कार्बन ऑक्सीजन के बाद मजीद हैवी एलिमेंट्स बनते जाएंगे और फॉर्मिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियाई अप टू आयरन। सबसे कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियाई जो बनाएंगे वो आयरन बनाएंगे, जो कि हैवी एलिमेंट है। The final fate of star depends primarily on its mass. Once a star exhausts its nuclear fuel, it can no longer support itself against gravitational collapse. अब जब स्टार एग्जॉस्ट हो गया यानी उसका न्यूक्लियर फ्यूल एंड हो गया, तो अब वो उसकी एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल कोलैप्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करेगी। ऐसे में क्या होता है, इन लो एंड इंटरमीडिएट मास स्टार्स द कोर कंट्रैक्ट्स इनटू अ डेंस व्हाइट ड्वार्फ व्हाइल द आउटर लेयर आर एक्सपेल्ड इनटू स्पेस फॉर्मिंग ए प्लैनेटरी नेबुला। यानी जो इनसाइड था वो इससे बन गया एक डेंस सा स्ट्रक्चर जो कि वाइट ड्वार्फ था, और आउटर लेयर जो थी वो बिल्कुल टूट फूट गई, एक्सपेल हो गई इनटू स्पेस, और उसको हम कहते हैं प्लैनेटरी नेबुला। इन कंट्रास्ट स्टार्स with masses roughly 10 times greater than that of the sun undergo dramatic supernova explosion. अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो कि जिनका मास सन के तकरीबन 10 गुना ज़्यादा था, वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन करेंगे। ड्यूरिंग दिस इवेंट द इनर्ट आयरन कोर कोलैप्सेस अंडर ग्रेविटी। अब आयरन कोर ही कोलैप्स कर गई, लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ डेंस रिमेनेंट सच एज न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। अब न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। न्यूट्रॉन स्टार अगर मास आयरन का थोड़ा सा कम है तो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लैक होल तब बनता है जब मास थोड़ा ज़्यादा होता है।
Again, red dwarf star, due to their low mass and highly efficient fuel consumption, follow a much slower evolutionary pure नहीं यहाँ पे आना है path PATH। तो रेड डवार्फ स्टार जो होता है इनका मास काफ़ी कम होता है, इनमें फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी एफिशिएंट होती है, यानी कि काफ़ी स्लो होती है। द यूनिवर्स इज नॉट येट ओल्ड इनफ फॉर एनी रेड डवार्फ टू हैव completed its life cycle. However, theoretical models indicated that these stars will gradually become hotter and more luminous over time before eventually exhausting their hydrogen fuel and evolving into a low mass white dwarf. अब इसमें जो बिल्कुल कॉर्नर में ऊपर लिखा हुआ है, डू यू नो ए पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस दैट इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर एज एन अल्टरनेटिव टू द लाइट ईयर, जस्ट एज किलोमीटर आर बीइंग यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू माइल्स। तो ये एक यूनिट है, एस्ट्रोनॉमर्स इसे यूज़ करते हैं। अब ज़्यादा एज डिस्टेंस के लिए लाइट ईयर की बजाय पार्सेक यूज़ करते हैं, एंड इनफैक्ट वन पार्सेक इज़ अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर्स और ऑलमोस्ट 19 ट्रिलियन माइल्स या 31 ट्रिलियन किलोमीटर। यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है 13.5 लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, इसमें नीचे वाले स्टेप में देखें कि मैसिव स्टार से रेड सुपर जाइंट बना, उसके बाद उन्होंने उसको बाय मिस्टेक यहाँ पे पॉजिट्रॉन लिख दिया है, जबकि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन है। तो मैं आपको ओरिजिनल इसकी दिखाती हूँ, देखें ओरिजिनल में जो है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही है। ये स्टेप को आपने बिल्कुल भी पॉजिट्रॉन नहीं लिखना। ये है न्यूट्रॉन स्टार। मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई मैसिव स्टार का फ्यूल एंड होता है या उसकी एनर्जी एंड हो जाती है, तो उसकी आयरन कोर कंडेंस होकर या तो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाती है या फिर ब्लैक होल्स में। अगर आयरन कोर का मास थोड़ा सा कम होगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनाएगी, अगर उसका मास ज़्यादा लार्ज होगा तो वो ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूट्रॉन स्टार्स आर द डेंसेस्ट नॉन ऑब्जेक्ट सेकेंड टू ब्लैक होल्स। नियरेस्ट आर मैनी पार्सेक अवे, यानी जो सबसे नियरेस्ट है वो भी कई पार्सेक अवे है। मैटर इनसाइड बिहेव लाइक डीजेनरेटेड गैस। अब क्योंकि इसका इनसाइड जो है वो कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हो गई है, काफ़ी ज़्यादा उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया जिस वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से उसके मैटर जो है वो डीजेनरेटेड गैस यानी बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड गैस की तरह बिहेव करेंगे। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। नासा के अकॉर्डिंग हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 1 बिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स प्रेजेंट हैं। मैनी आर यंग, रोटेट रैपिडली, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है ऐसे ही ये भी रोटेट करते हैं, और ये बीम ऑफ रेडिएशन भी एमिट करते हैं। दीज आर कॉल्ड पल्सार्स। पल्सार्स वो न्यूट्रॉन स्टार हैं जो रैपिडली रोटेट भी करते हैं और बीम ऑफ रेडिएशन भी एमिट करते हैं। अर्थ से देखने पर ये न्यूट्रॉन स्टार जो हैं वो एक पल्स की तरह फ्लैश करते हैं, जिस वजह से इनको पल्सार्स का नेम दिया। अब पल्सार रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होती हैं? साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जब कोई न्यूट्रॉन स्टार की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैटर जो कि उसके पास किसी मैटर या कोई चार्ज पार्टिकल को अपने पोल की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें ये पल्स की तरह रेडिएशंस शो होती हैं। स्टार जब कोलैप्स होता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मास बहुत कंप्रेस्ड हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इंटेंसिफाइड हो जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब इन मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक लाइंस फील्ड लाइंस के ज़रिए हम दिखाते हैं। जितनी ज़्यादा ये फील्ड लाइन करीब होंगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आवर स्टार यानी कि सन, which is nearest star to earth. It is the main source of heat and light for our planet. It formed about 4.6 billion years ago. ठीक है, अब सन यहाँ पे मैंने फॉर्मेशन का पॉइंट देना था, यानी सन जो है वो स्टार ही है, तो जैसे स्टार की फॉर्मेशन होती है वैसे ही इसकी फॉर्मेशन होगी। इट फॉर्म फ्रॉम द ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट। गैस और डस्ट का एक क्लाउड है जिसे हम नेबुला बोलते थे, यहाँ पे सन का था तो इसे हम सोलर नेबुला कहेंगे। अब ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन जो थी वो स्टार को जैसे कंट्रैक्ट कर रही होती है सारे पार्टिकल्स को इनसाइड, उसकी वजह से एट द एंड हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और ये सोलर नेबुला जो है वो प्रोटो स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बेबी सन। अब कोर जो है वो इतनी ज़्यादा हॉट हो जाती है, उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है,
न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम प्लस मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यही एनर्जी जो है वो हमें हीट और लाइट दे रही है, जो कि हमारा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर लाइफ साइकिल ऑफ सन देखें तो फर्स्टली नेबुला था, सोलर नेबुला, जो कि गैस और डस्ट का क्लाउड है। वो बनता है प्रोटोस्टार में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि हम बेबी सन कहते हैं। आगे है मेन सीक्वेंस। दिस इज द लार्जेस्ट स्टेज, इसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यही सन का प्रेजेंट टाइम है जहाँ पे हम उसे देख रहे हैं, जहाँ वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आगे जो है वो रेड जॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोजन उसकी फ्यूल जो है वो एंड हो जाएगा, एंड सन बिकम लार्ज एंड रेड। नेक्स्ट प्लेनेटरी नेब्यूला, यानी कि सन की जो आउटर लेयर है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, और एट द एंड वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, जो कि स्मॉल होगा, डेंस और वेरी हॉट होगा। न्यूट्रॉन स्टार्स। Neutron stars are among the densest known object in the universe, second only to black holes. The nearest are many parsec away, making direct study difficult. अब जो सबसे करीब है वो भी कई पार्सेक अवे है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। ड्यू टू their extremely high density, matter inside neutron star behave like degenerated gases, and their strong gravitational fields make them challenging to model. अब ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा दूर हैं, कई पार्सेक अवे हैं, उसके अलावा इनकी डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, और इसके अंदर जो है वो गैसेस वो डीजनरेटेड गैसेस यानी बहुत कंप्रेस्ड है, और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसकी वजह से ये मॉडल काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट बाय नासा, देयर मे बी अप टू ए बिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स इन द मिल्की वे गैलेक्सी. Many of the neutron stars observed so far are relatively young and rotate rapidly, emitting beams of radiations. These are known as pulsars. ये मैंने आपको बताया था कि जो यंग हैं रोटेट करते हैं एक्सिस पे, और जो बीम ऑफ रेडिएशन जो एमिट कर रहे हैं उन्हें पल्सार्स कहते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट द pulsars radiation is produced when strong magnetic field channel matter towards the magnetic pole of neutron stars. साइंटिस्ट कहते हैं कि पल्सार रेडिएशन तभी प्रोड्यूस होती हैं जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चैनल करे किसी मैटर को टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स. व्हेन अ स्टार कोलैप्स टू फॉर्म ए न्यूट्रॉन स्टार, नॉट ओनली its mass compressed, but its magnetic field is also greatly intensified. Magnetic fields represented by the field lines become stronger as these lines are squeezed closer together during the collapse of the stellar core. आगे है our star यानी sun. The sun is the nearest star to earth and the main source of heat and light for our planet. It was formed about 4.6 billion years ago from a huge cloud of gas and dust called solar nebula. Due to the gravitational contraction, the temperature at the center increased and a protostar was formed. अब जो सोलर नेबुला था उसके अंदर ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन हुई, जिससे टेम्परेचर सेंटर का इंक्रीज हुआ, उससे जो है एक प्रोटोस्टार बना था। When the core became extremely hot, nuclear fusion started, in which hydrogen changed into helium and released a large amount of energy. वही न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। The life stages of sun are nebula, protostar, main sequence, red giant, planetary nebula and white dwarf. अभी हम मेन सीक्वेंस में हैं, और रेड ज्वाइंट एक्सपेक्टेड स्टेज और प्लानिटरी नेबुला और वाइट ड्वार्फ जो है इसकी आगे की उम्मीद की जाती है कि जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो इसकी आगे की स्टेजेस ये होंगी। एट प्रेजेंट सन इज इन द मेन सीक्वेंस स्टेज वेयर इट इज प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम. In thermal physics, the sun is important because it is a natural source of enormous heat energy and transfers this energy mainly by radiation. नीचे जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ सन बना हुआ है, इसमें देखेंगे आप नीचे जो लाइन है वो नंबरिंग दी हुई है, वो बिलियन ईयर है, और नाउ की जो स्टेज है वो 4 और 5 के दरमियान है, और ऊपर हमने पढ़ा है कि 4.6 बिलियन ईयर है, तो ये 4 और 5 के दरमियान यहाँ की रेंज है जहाँ पे अभी ये सन की एज है।